हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के इस चैनल पर, जहां पर तुम्हारी मास्टर 30 सीरीज चल रही थी। उसमें ऑलरेडी 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और बहुपद ऑलरेडी कवर हो चुका है और आज की क्लास में वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और बालको ऑलरेडी इसकी समरी जो है वो पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर आ चुकी है। 2 पार्ट में इसकी समरी कवर हो चुकी है, तो जिसे भी थ्योरेटिकल पार्ट समझना है वो वहां पर समझ सकता है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। केवल इस पूरे चैप्टर में क्या है, पूरे चैप्टर में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। कितनी विधि? 4 विधि। चारों में से किसी भी विधि को लगाकर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये 4 विधियां हैं। वज्रगुणन कई बच्चों के सिलेबस से हटा दी गई है, तो मैं कोशिश करूंगा वज्रगुणन का कम यूज करूं, बट मैं सिखा जरूर दूंगा तुम लोगों को वज्रगुणन। बाकी बाल को और क्या बात आती है, और दूसरी बात ये कि जो तुम्हारा पेपर डिस्कशन होता है या टेस्ट पेपर डिस्कशन होता है सैटरडे में शाम को 6 बजे, वो दिवाली तक के लिए बंद रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे लाल ध्यान रखना, दिवाली तक कोई भी पेपर डिस्कशन नहीं होगा। जो पेपर डिस्कशन होगा वो अब दिवाली के बाद होगा। ठीक है, तो आज मास्टर 30 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या करना है, खाली और खाली 30 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि या तो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाले हैं। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मजा आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें, और यहां पर देखो भैया क्वेश्चंस को मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा। ठीक है, क्यों? रीजन बीइंग चैप्टर बड़ा है, टाइम कम है अपने पास, 30 क्वेश्चन जल्दी खत्म करने हैं और चैप्टर है बहुत बड़ा। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं लेता हूं मैं, सीधा क्वेश्चन पे चलता हूं, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। 15 एमसीक्यू, 5 वेरी शॉर्ट, 5 लॉन्ग और 5 कौन से शॉर्ट। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8 और 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के युग्म के एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो हम समीकरणों का आलेख बनाए बिना या समीकरणों को हल करे बिना डायरेक्ट उनके गुणांकों की तुलना करके बता सकते हैं कि समीकरण युग्म के कितने हल हैं। ठीक है, जैसे कि अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं आता b1/b2 के, तो उसके कितना अद्वितीय हल होता है या नहीं, केवल एक हल होता है। ठीक है, अगर a1/a2 का मान बराबर आ जाए b1/b2 के और इन दोनों का मान बराबर ना आए c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, और अगर आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का ही मान बराबर आ जाए, तो भैया संपाती रेखाएं बनती हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कहां से निकलेंगे? ये निकलेंगे हमारा समीकरणों से। तो पहली समीकरण जो है वो देखते हैं। तो ये है 5x प्लस 5x माइनस 15y, जल्दी से सॉल्व करेंगे और +8 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 3x, बल्कि एक काम करते हैं, यहां से 3 को कॉमन लेते हैं, तो अपने पास होगा 3 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 3y बराबर 24/5। तो इसे हल कर लो जरा एक बार, सिंपल सा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो अपने पास आ गया x माइनस 3y बराबर 8/5। ठीक है, इस 8/5 को उधर लिया तो x माइनस 3y माइनस के 8/5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण आ गई। पहली समीकरण की तुलना कर दो किससे? पहली समीकरण की तुलना देखो भाई, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 से, तो यहां से A1 का गुणांक है 5, A1 मतलब कितना है x का गुणांक जो कि है 5, B1 कितना है y का गुणांक जो कि कितना है यहां पर, जो कि है तुम्हारा -15, और C1 कितना है भाई, C1 है तुम्हारा -8, क्योंकि गुणांक जो है वो हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं, गुणांक जो है वो हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं, अगर प्लस का है तो प्लस का, अगर माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना कर दो किससे, अपना a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो x का गुणांक यहां पर हो जाएगा 1, तो a2 का मान हो गया 1, b2 का मान हो जाएगा आपका कितना, b2 का मान हो जाएगा -3, और c2 का मान हो जाएगा -8/5। ठीक है, इसे क्या करो, मान निकाल लो अब a1/a2 का, तो ये मान होगा 5/1, b1/b2 का, तो ये मान होगा -15/-3, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि ये भी आ गया 5/1, और c1/c2 का, तो ये हो जाएगा -8/-8/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 8 × 5/8, 8 1 जा 8, तो अपने पास C1/C2 का मान भी कितना आ गया, C1/C2 की वैल्यू भी आ गई आपकी 5/1। तो आप देख सकते हो आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की ही वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तीनों की ही वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। तो भैया ये कब होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू कब सेम होती है, जब हमारा समीकरण युग्म के क्या हो, जब हमारे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित रूप से अनेक हल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है सबको, अगले क्वेश्चन पे चले फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 8, सॉरी 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस के 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो अब देखो, अगर रेखाएं संपाती हैं, सिंपल सी बात है, देखो भाई दोनों समीकरण है, ये है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और ये है 6x माइनस के वाई और माइनस का 16 इधर आएगा तो ये हो गया +16 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है, संपाती रेखाएं निरूपित कर रही है। संपाती रेखाएं किस केस में होती है, तुम्हें याद होना चाहिए, संपाती रेखाएं तब होती है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान बराबर हो। तो बस सिंपल क्या करो, इसकी तुलना करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो तुम्हें a1 का मान मिलेगा 3, b1 का मान मिलेगा -1 और c1 का मान मिलेगा 8, क्योंकि y की गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो माइनस का है वो भी, तो -1। ठीक है, ऐसे ही इसकी तुलना करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो अपने पास आएगा a2 का मान 6, b2 का मान -k है क्योंकि, और c2 का मान 16। तो अब तुम्हें पता है संपाती समीकरण युग्म के लिए क्या होगा, संपाती समीकरण युग्म के लिए, संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा भाई, संपाती रेखाओं के लिए होगा हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर होगा c1/c2 के। अब देखो भाई, अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें इतना नहीं लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आऊंगा, ठीक है ना। तो तुम अब समझ गए हो कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान कैसे निकालना है, ये चीज तुम्हें पता लग गई है, पता लग गई है ना कैसे निकालना है। पहली समीकरण की तुलना करो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, दूसरी समीकरण की तुलना करो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लो। ठीक है, तो a1 का मान कितना है 3 बटे a2 का मान कितना है 6 बराबर b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -k और c1 का मान कितना है आपका 8 बटे में c2 का मान कितना है आपका 16। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया,
8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो तुम देख सकते हो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। दोनों ही तरफ सेम चीज बन रही है, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन का आंसर। कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा तुम्हारा, दोनों में से किसी भी साइड के बराबर कर लो इसे। 1/2 बराबर 1/k, के की गुणा 1 में करेंगे तो k बराबर आ गया 2 की गुणा 1 में करेंगे 2k। ये लो भाई, k बराबर आ गया 2k, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, बोलो भाई जल्दी से, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्या कह रहा है भाई, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो इसका आलेख की रेखाएं होंगी। तो देखो भाई, अगर रैखिक समीकरण युग्मों का जो आलेख है वो संगत है तो कब आपका समीकरण जो है वो किस प्रकार का हो सकता है। तो देखो हमारा आलेख, जब समीकरण युग्म संगत कब होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। समीकरण युग्म संगत तब होता है जब समीकरण युग्म के हल उपस्थित हो। समीकरण हल युग्म के हल दो कंडीशन में उपस्थित होते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, एक अद्वितीय हल होता है, दूसरा जब रेखाएं संपाती हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये दोनों ही केस ऐसे हैं जिनमें आपके हल उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों ही केस ऐसे हैं जहां पर समीकरण युग्म आपकी कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो प्रतिच्छेदी और संपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, ये दो केस ऐसे हैं जहां पर आपके आलेख मतलब समीकरण युग्म संगत होगा तो इसके आलेख कैसे होंगे, या तो प्रतिच्छेदी होगा यानी कि एक अद्वितीय हल, या फिर संपाती होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। चलो क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि x बराबर a और y बराबर b के लिए समीकरणों इतने और इतनों को हल कीजिए और a और b का मान निकालिए। तो देखो दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों में बोला है कि x और y के मान दे रखे हैं दोनों में, तो दोनों के मान उठाकर रखो। पहले समीकरण एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर a, तो a y बराबर b माइनस b बराबर 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा a प्लस b बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो देखो अब इन दोनों को समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a और b में दो समीकरण बन गई है, दोनों को हल करना है। कैसे हल करेंगे, सिंपल तरीका है, तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। तीनों में से कोई भी लगा दो। मैं इसमें लगा रहा हूं विलोपन। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लो। यहां पर पहले से ही गुणांक बराबर है, मैं b की बात कर रहा हूं, b के गुणांक पहले से ही बराबर है तो a के भी, लेकिन b की बात कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के क्या है, चिन्ह अलग अलग है। तो जब गुणांक बराबर होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर अगर तुम देखोगे इन दोनों के क्या है, गुणांक बराबर हैं a के और चिन्ह सेम है, तो अगर तुम इन दोनों को घटाओगे तो क्या होगा, a हट जाएगा। अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, b हट जाएगा, ठीक है। तो मैं तो b को हटाने की बात कर रहा हूं। b के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग है तो दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो अपने पास कितना आएगा, a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर 4। समीकरणों को जोड़ेंगे, a प्लस a 2a हो गया और माइनस बी प्लस बी हो गया अपना 0 बराबर 4 और 2 6 हो गया। तो 2 तिया 6, a का मान आ गया कितना, 3। a का मान 3 कहां पर है, दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ए का मान आ गया, इस ए के मान को उठाकर कहीं भी रख दो, मैं समीकरण ए 2 में रख देता हूं। तो समीकरण 2 क्या है, 3 प्लस बी बराबर 4, तो 3 प्लस बी बराबर 4, ठीक है। तो 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो ए का मान 3 और बी का मान 4, बी का मान 1 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी तक के तो ऑप्शन सी ही चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपए है, तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समीकरण तैयार करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें समीकरण तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। समीकरण तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चर।
तो चर हम क्या करते हैं 90% केसेस में उन्हीं को ही हम चर मानते हैं जो चीजें हमें निकालनी होती है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो मैं 1 रुपए की सिक्कों की संख्या को x मानता हूं कि कुल सिक्के हमारे हैं x और 2 रुपए के कुल सिक्के बराबर है y के। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सबसे पहले देखो इन्होंने बोला क्या है। प्रश्नानुसार इन्होंने सबसे पहले बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि भैया यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तो यानी कि x और y 1 रुपए और 2 रुपए के कुल सिक्कों को मिलाकर आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास कुल 50 रुपए, कुल 50 सिक्के हैं। तो यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 50 रुपए। तो पहली समीकरण बन गई। ठीक है, दूसरी क्या है कि आपका इन सिक्कों में जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 75 रुपए। तो देखो 1 रुपए के तुम्हारे पास x सिक्के हैं तो उसमें कुल कितने रुपए होंगे, सीधी सी बात है। अगर सोचो मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हारे पास 5-5 रुपए के 8 सिक्के हैं, समझ लो फॉर एग्जांपल 5-5 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे, 8 पंजे 40 रुपए। सेम ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 1 रुपए के x सिक्के हैं तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे, सीधी सी बात है 1 गुणा x यानी कि x रुपए। और तुम्हारे पास 2-2 रुपए के y सिक्के हैं, अगर तुम्हारे पास 2-2 रुपए के 20 सिक्के होते हो तुम्हारे पास कितने रुपए होते, 10 दूनी 20 रुपए। ठीक है, तो यहां पर 2-2 रुपए के y सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा y रुपए। तो अब भैया ये जो टोटल रुपए हैं 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के के जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं टोटल, वो हैं आपके 75 रुपए। ये लो भैया समीकरण नंबर 2 तैयार हो गई। दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लो, विलोपन से हल करो, प्रतिस्थापन से हल करो, वज्रगुणन से हल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहां पर देखोगे यहां पर आपका जो x है उसके गुणांक कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो मैं तो इसे विलोपन से हल कर रहा हूं। ठीक है, कैसे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो छुट्टी। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर जिन गुणांकों के आप बात कर रहे हो उनके चिन्ह समान है, तो जब चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 50 और आपका x प्लस 2y बराबर 75। चिन्ह बदलेंगे सबसे पहले तो क्या होगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, x माइनस एक्स 0 हो गया, y माइनस 2y माइनस के y हो गया और 50 माइनस 75 हो गया माइनस के 25। माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 25, तो y तो आ गया हमारा 25। एक चर का मान आ गया, इस मान को उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं y का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। तो y का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 25 बराबर 50 के, तो 25 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 25 कितना हो गया, 50 माइनस 25 हो गया हमारा 25, तो x का मान हो गया 25। तो यानी कि आपके पास 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो भी कितने हैं, वो थे x, तो वो कितने हैं 25, और 2 रुपए के जो कुल सिक्के, ठीक है, तो 25 और 25 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 25 और 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, सीधा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी, 4 और 24, 5 और 30, 6 और 36, 3 और 24। तो सबसे पहले समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले समीकरण बनानी पड़ेगी, तो लगाओ दिमाग, कैसे समीकरण बनेगी। देखो भाई, हमें बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है सबसे पहले, तो इन्हें ही हम क्या मान लेते हैं, हमारे चर मानते हैं। तो सबसे पहले आपके पिता की वर्तमान आयु, तो ये बराबर हो गई x के, और पुत्र की वर्तमान आयु
बराबर हो गई y के। थोड़ा डायरेक्ट और जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले हमें बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहला केस, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी कि x बराबर जो है पिता की आयु x पुत्र की आयु की 6 गुनी है। x बराबर है 6y के, ठीक है। x बराबर है 6y के। ठीक है, तो पिता की आयु बराबर है किसके, पुत्र की आयु के 6 गुने के। तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो देखो, अब दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, दूसरा केस हमारा बनेगा कि 4 वर्ष बाद, अब बात ये अभी की नहीं कर रहा है, 4 वर्ष बाद की कर रहा है, तो हमें 4 वर्ष बाद जाना पड़ेगा। तो देखो 4 वर्ष बाद क्या होगा, सबसे पहले पिता की आयु क्या होगी 4 वर्ष बाद। तो देखो अभी अगर तुम 12 साल के हो तो अब से 4 साल बाद कितने साल के होगे, सीधी सी बात है 12 + 4 यानी कि 16 साल के। तो ऐसे ही अगर ये भैया x साल का है पिता, तो ये कितने साल का हो जाएगा, x + 4 साल का। और जो पुत्र है वो कितने साल का हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा y + 4 साल का। खत्म किस्सा, x + 4 साल, y + 4 साल, ठीक है। 4 साल बाद, अब ये क्या कह रहा है, 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु यानी कि x + 4 पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि y + 4 की 4 गुनी। चल हल कर लो इसे अब, x + 4 बराबर 4y + 4 चौक 16, ठीक है। 4y को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x + 4y प्लस का 4 को इधर उठाकर इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 16 - 4, यानी कि x + 4y बराबर आ गया हमारा किसके, 12 के। समीकरण नंबर 2। तो भैया दोनों समीकरण हमारे पास तैयार हैं, समीकरण 1 भी और समीकरण 2 भी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। कैसे, आप देखो यहां पर प्रतिस्थापन विधि का पहला स्टेप क्या होता है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालना। यहां पर पहले ही आपको समीकरण 1 में x का मान y के रूप में दे रखा है, तो पहला स्टेप तो पहले ही कंप्लीटेड है। बस क्या करो, इस मान को उठाकर डायरेक्टली कहां पर रख दो, समीकरण 2 में रख दो। तो देखो समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x बराबर 6y समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा भाई हमारे पास, ये बन जाएगा डायरेक्टली कितना, ये हो गया हमारा x बराबर हो गया 6y के, तो 6 + 4y बराबर 12 के, 6 + 4y बराबर 12 के, ठीक है। तो 6 × 4 = 10y बराबर आ गया 12 के। तो y का मान निकल कर आ गया कितना, 10/12, ठीक है। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, हमसे बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो पिता की आयु है x और ये पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो x बराबर है 6y के। 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु x + 4 पुत्र की आयु y + 4, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ये हो गया x + 4 पिता की आयु जो कि पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, तो ये हो गया, ओहो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये +4 नहीं आएगा, ये +4y नहीं आएगा, -4y आएगा। खुद देखो ना कि प्लस का 4y जब इधर आएगा तो माइनस का 4y नहीं हो जाएगा, तो ये माइनस का 4y होगा, ठीक है। तो अब जब तुम यहां पर मान रखोगे तो ये मान क्या बनेगा, ये मान बनेगा तुम्हारा 6y, x की जगह पर 6y - 4y, तो 6y - 4y हो गया 2y, ठीक है। और 2 से भाग करेंगे, 2 × 12, तो y का मान आ गया 6, y का मान आ गया 6, यानी कि पिता पुत्र की आयु आ रही है 6 वर्ष। पुत्र की आयु 6 वर्ष कहां पर है, केवल ऑप्शन नंबर सी में पुत्र की आयु 6 वर्ष है। मैं नहीं निकाल रहा पिता की आयु, क्यों निकालूं मैं, क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन को पूरा करके टाइम खराब करूं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मेरा, मुझे पहले से ही पता लग गया कि पुत्र की आयु 6 वर्ष केवल एक ही ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करो, इस 6 वर्ष को y बराबर 6 को उठाकर समीकरण 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 × 6, तो 6 × 36, 36 वर्ष आ जाएगी, बात खत्म, पुत्र पिता की आयु।
खत्म क्वेश्चन। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हो गया सबका। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a1 बटे a2 हमें दिया हुआ है a1 गुणा b2 बराबर नहीं है किसके, a2 गुणा b1 के। तो इस केस में समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर आपका अनगिनत हल है, या फिर हल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अरे यार देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि हम गुणांकों के अनुपात की तुलना करके आंसर बता सकते हैं। तो पहले इनके गुणांकों का अनुपात लियो। तो a वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे, a1 a2 को इधर भाग में ले आओ, ये बराबर नहीं होगा किसके, b2 को इधर भाग में ले जाओ। ये लो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये किस केस में होता है, ये होता है जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी कि समीकरण युग्म का केवल और केवल एक अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सीधी बात, खत्म हो गया क्वेश्चन। और बताओ, इजी था बेटा, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं और तुम गलती कर देते हो 1 मार्क में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतने और इतने के अनगिनत हल हैं। अब अनगिनत हल कब होते हैं, जब समीकरण युग्म संपाती होता है, यानी कि जब आपका a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और ये बराबर हो c1 बटे c2 के। तो पहली समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और दूसरी समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। क्या होगा, a1 का मान 10, a2 का मान कितना आपका 20 बराबर b1 का मान 5, b2 का मान 10, c1 का मान a माइनस 5 इधर आकर माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस 5 बटे में c कितना है माइनस c2 कितना है माइनस के। ठीक है, दोनों में से कहीं भी रख के सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया a माइनस 5 बटे a। ठीक है, दोनों में से किसी के ही बराबर रख लो तो कितना होगा 1/2 बराबर a माइनस 5 बटे a की गुणा 1 में करेंगे तो a बराबर 2a 2 की गुणा करेंगे a में माइनस 2 पंजे 10, तो 2a इधर आकर माइनस का हो जाएगा, a माइनस 2a बराबर हो गया माइनस 10 के। a माइनस 2a कितना हो गया माइनस a बराबर हो गया माइनस 10 के, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर आ गया 10 के। क्वेश्चन खत्म। ये लो भाई, a का मान आ गया 10, खत्म क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, वो इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, जहां पर तुम्हें संगत असंगत के बारे में पूछेगा, जहां पर तुम्हें समीकरण युग्म के लिए ए बी सी का मान पूछेगा, ठीक है, कहीं के पूछ लेगा, गुणांकों के संबंध पर आधारित तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे जब हम बात करते हैं किसकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत कम होगा कि भैया उसमें तुम्हें डायरेक्टली एक समीकरण बनाकर हल करने को दे दे, जैसे कि अभी हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, वो बहुत रेयर केस में होगा। अगर पेपर टफ बना दे तो ही तुम्हारा वो हल किया जाएगा, नहीं तो जनरली ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है और आपका यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज होगा। तो मान लो आपके त्रिभुज के 3 कोण हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और दो कोणों का योग x प्लस वाई जो है वो z के बराबर है। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है, इन दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो x माइनस वाई बराबर है 30 डिग्री के। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब तुम कहोगे सर समीकरण 2 क्यों नहीं लिखी, अरे मेरे लाल इसे समीकरण 1 लिख लूंगा, इसमें 3 चर हैं, हमें 2 चर वाली समीकरणें चाहिए होती हैं, तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। पहले कैसे करेंगे, देखो तुम्हें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो x प्लस वाई तुम्हें पता है z के बराबर है, तो z बराबर हो गया किसके, z प्लस जेड बराबर 180 डिग्री के। तो यानी कि आपका 2z बराबर आ गया 180 डिग्री के, 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया, z बराबर आ गया 90 डिग्री के। यानी कि जो तुम्हारी समीकरण बनेगी
कौन सी, x प्लस वाई बराबर z, ये हो गई x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, z का मान आ रहा है 90 डिग्री। ये हो गई समीकरण 2। दोनों समीकरणों को आपस में हल करके क्या कर लो, x और y का मान निकाल लो। z का मान तो तुम्हें पहले ही पता है 90 डिग्री, दो ऑप्शन में दे रखा है z का मान, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी, इन दोनों में से कोई सा करेक्ट होगा। पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, दूसरी x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री। विलोपन विधि से बड़े प्यार से हल हो रहा है, दोनों समीकरणों को उठाकर आपस में जोड़ दो बस। तो कितना होगा, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री और x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। x प्लस एक्स हो गया 2x, माइनस वाई प्लस वाई हो गया 0, ठीक है, और 30 और 90 हो गया कितना, 30 और 90 हो गया 120 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा इससे ये खत्म, x का मान आ गया 60 डिग्री। इस x के मान को उठाकर समीकरण नंबर हम रख देते हैं 2 में, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री प्लस y बराबर आ गया 90 डिग्री के, ठीक है। 60 डिग्री इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास 90 डिग्री कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। तो 30, 60, 30 और 90, 60, 30 और 90 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तीन कोण जो हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस युग्म का अद्वितीय हल संभव है। तो जिसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, उसी का ही अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले देखो, a1 है 1, a2 है कितना 2, तो 1 बटे 2, b1 है 1, b2 है 2, तो 1 बटे 2, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो इसका तो अद्वितीय हल नहीं है। यहां पर क्या है, a1 है 1, b1 है कितना, सॉरी a1 है 1, a2 है 3, तो 1 बटे 3, ठीक है। a1 है -1, a2 है -3, तो इसका मान भी 1 बटे 3 आएगा। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये भी खत्म। a1 है 2, b1 है 4, सॉरी a1 है 2, a2 है 4, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 बटे 4, 1 बटे 2। a1 है 1, b2 है -2, तो ये कितना आएगा, सॉरी b1 है 1 और b2 है -2। यहां पर a1 बटे a2 आ रहा है 1 बटे 2, b1 बटे b2 आएगा -1 बटे 2, यानी कि इसी केस में तुम्हारा a1 बटे a2 जो कि है ये आ गया तुम्हारा कितना, 1 बटे 2, और b1 बटे b2 आएगा तुम्हारा 1 बटे -2, यानी कि -1 बटे 2। तो यानी कि इस केस में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो सिंपल यही तुम्हारा होगा युग्म जिसके अद्वितीय हल संभव है। इसमें देखोगे तो क्या होगा, 2 बटे 4 कितना हो गया, 1 बटे 2, -2 बटे -4 कितना हो गया, 1 बटे 2। तो यानी कि ये भी आपका अद्वितीय हल नहीं रखता, केवल सी ऑप्शन रखता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल x बराबर 2 और y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म होगा। तो भैया देख लो, जिस समीकरण युग्म को ये संतुष्ट कर दे उसी का हल होगा। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर -1, तो x का मान 2, y का मान -3, तो 2 - 3 बराबर -1, पहली समीकरण संतुष्ट। दूसरी देखो, 2 दूनी 4 माइनस कितना हो जाएगा, -3 गुणा -3 कितना हो गया, +9, तो 4 और 9 13, ये वाली तो संतुष्ट नहीं हो रही है। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए तभी तो उसका हल बनेगा। देखो 2x प्लस 5y बराबर -11, तो 2 दूनी 4 और 5 की गुणा करेंगे -3 में तो -15, -15 प्लस 4 -11, बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 दूनी 8 और 10 तिया 30, वो भी माइनस के, तो 30 - 8 कितना, 8 - 30, 8 - 30 -22। अरे ये वाली समीकरण को दोनों ही हल क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। इस वाली में देख लो क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस प्लस 3, तो 4 3 7, ये तो संतुष्ट हो ही नहीं रही, खत्म हो गई बात। ये क्या है, 2 दूनी ये कितना है 2 और माइनस के 4 तिया 12, तो 2 - 12 कितना होगा, 2 - 12 होगा हमारा -10, -10 -14 हो जाएगा हमारा -24। ना जी ना, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। केवल बी ऑप्शन है जिसमें x बराबर 2 और y बराबर -3 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तुम रखकर देख सकते हो, ठीक है। x बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, y बराबर 3 रखोगे, -3 रखोगे तो -15, 4 - 15 -11 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर x बराबर 2 रखोगे, 4 दूनी 8 और y बराबर -3 रखोगे तो 10 गुणा -3 -30, तो 8 - 30 -22 हो जाएगा। तो भैया केवल बी विकल्प है जिसमें दोनों समीकरणों को x बराबर 2 और y बराबर -3 संतुष्ट कर रहे हैं, तो यही समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि आश्रित समीकरण युग्म का एक समीकरण इतना है, तो इसका दूसरा समीकरण क्या होगा। तो देखो आश्रित समीकरण युग्म होती है जिसमें बच्चों आपका a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान जो है वो बराबर हो। तो अगर मैं इस दो को उठाकर इधर ले आऊं तो ये माइनस के दो बराबर हो जाएगा जीरो के। तो जिस समीकरण के साथ a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान बराबर आ जाएगा वही इसके लिए आश्रित समीकरण युग्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई पहले केस में -5 और 10 कितना हो गया, -1/2, 7 बटे 14, ना जी ना, 1/2, -1/2 और 1/2, खत्म। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा वाला -5 -10, a1 बटे a2 की तुलना करेंगे तो ये हो गया 1/2, b1 बटे b2, b1 का मान है 7, b2 का मान है 14, तो ये हो गया कितना 1/2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों का मान सही आ गया, c1 बटे c2 कितना होगा -2/4, ना जी ना, ये -1/2 आ रहा है। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस वाली समीकरण के साथ तो ये क्या बना देगा, इस वाली समीकरण के साथ तो भैया ये गलती से वो बना देगा, क्या तुम्हारा, ये तो नहीं हो सकता। आगे देखो अगला कितना होगा, -5 बटे -10। ठीक है, बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है। इसमें तो गड़बड़ है भाई, इसमें तो गड़बड़ है। यहां पर या तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही हो गया। क्या डिफरेंस है इसमें, अगर मैं यहां पर देखूं, अगर तुम चलो इसे प्लस भी ले लो, छोड़ो इसे प्लस भी लेते हैं, हम डायरेक्ट डी ऑप्शन से चेक करते हैं, क्योंकि बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है, दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम डी ऑप्शन से चेक करते हैं, -5 और 10, तो माइनस के 1/2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 हो जाएगा 7 बटे -14, तो ये भी कितना हो गया आपका माइनस के 1/2 और -2, ये माइनस का 4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कितना, ये भी आ गया माइनस के 1/2। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इस समीकरण के लिए क्या है, बिल्कुल सही है। इस समीकरण के लिए बिल्कुल सही है, यानी कि इस समीकरण के लिए आपका ये आश्रित समीकरण युग्म हो सकता है। ठीक है, आश्रित समीकरण युग्म जब होता है जब आपके समीकरण जो है वो संपाती होती हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सी का वह मान जिसके लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, निकाल दो भाई। a1 c बटे a2 6, b1 -1 बटे b2 -2 और c1 आपका 2 इधर आकर हो जाएगा -2 और 3 इधर आकर हो जाएगा -3। ठीक है, तो हल कर लो इसे, कितना आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। भाई यहां तो गड़बड़ है थोड़ी सी, यहां तो गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब आपके समीकरण युग्म संपाती हो। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें भी, तो अगर तुम इन दोनों की तुलना करोगे तो c बटे 6 बराबर आएगा तुम्हारा किसके, 1/2 के, तो यानी कि c का मान आ गया तुम्हारा कितना 6/2, तो 2 तिया 6, c का मान 3 आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पर तुम इसे यहां पर देखोगे, ठीक है, इस केस में माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो c का मान कितना आएगा, अगर तुम इसे इधर लेकर जाओगे तो c का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, उस केस में c का मान 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी के हिसाब से c बराबर 3, अगर इन दोनों की तुलना करोगे तो c बराबर 3 होगा, क्योंकि 4 तो वैसे भी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम c की तुलना इससे करोगे, a1 बटे a2 की तुलना b1 बटे b2 से करोगे तो मान आ रहा है 3, और जब तुम a1 बटे a2 की तुलना c1 बटे c2 से करोगे तो मान आएगा 4, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मान चाहे a1 बटे a2 की तुलना b1 बटे b2 से करो, चाहे a1 बटे a2 की तुलना c1 बटे c2 से करो, मान जो है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, क्योंकि समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल दे रहा है। अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं जब ये तीनों बराबर हो बिल्कुल। ठीक है, यहां तो यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, यहां तो यही दोनों बराबर नहीं आ रहे, इन दोनों को तो कम से कम बराबर होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ एरर है इस क्वेश्चन में। बट ठीक है, अभी के हिसाब से आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का। सीधी सी बात है, जब समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। हमें पता है कि जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है सबको, ये आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, केवल एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, जितने बिंदु पर काटती हैं उतने हल होते हैं। तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो उसका केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक हल, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो गए हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से आंसर करेंगे। दो संख्याएं मान लेते हैं x और y हैं। मैं डायरेक्टली अब इसे जल्दी सॉल्व करूंगा। ठीक है, दो संख्याएं माना x और y हैं। दो संख्या x तथा y हैं। ठीक है, जहां पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं, उसने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें पता है कि 26 कैसा है, प्लस है। प्लस की संख्या कब आती है, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि x जो है वो बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब देखो प्रश्नानुसार पहली समीकरण क्या बनेगी, आपका बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो अंतर जो आ रहा है वो 26 आ रहा है, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है कि एक बड़ी संख्या एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, तो x बराबर है 3y के, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, समीकरण 2 से तुम्हें x का मान मिल गया y के रूप में, इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। तो देखो भाई, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे भाई उठाकर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x जो कि है 3y माइनस y बराबर 26। तो अपने पास हो गया 2y, 3y माइनस y कितना हो गया, 2y बराबर 26। 2 से काटेंगे, y का मान आ गया कितना, 13। y का मान आ गया 13, पहली संख्या आ गई 13। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर, अब ये y का मान उठाकर समीकरण किस में रख दो, y का मान समीकरण किस में रख दो भाई, y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में कितना हो जाएगा भाई, y का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 13। तो x का मान आ गया 13 तिया 39। खत्म क्वेश्चन, ये लो भाई। तो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 39 और 13, जिनका अंतर 26 है और जिनमें एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। बात खत्म। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इससे ज्यादा कितना ही बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। वो पूछ रहा है किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करोगे। ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। मैं तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो x का गुणांक हो गया a1 जो कि 3 है, y का गुणांक हो गया b1 जो कि है -1, और आपका अचर पद हो गया c1 जो कि है -5। हमेशा ध्यान रखना गुणांक जो है वो चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। ठीक है, a2 का मान दूसरी समीकरण की तुलना करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो x का गुणांक हो गया a2 जो कि है 6, y का गुणांक हो गया b2 जो कि है -2, और अचर पद हो गया c2 जो कि है -k। ठीक है, कितने हल बोल रहा है, कह रहा है कोई हल नहीं होगा। कोई हल किस केस में नहीं होता, कोई हल नहीं होता जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के। ठीक है, तो भैया देखो क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3/6 बराबर -1 बटा -2, और ये बराबर नहीं है तुम्हारा -5 बटे -के। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं होगा 5 बटे के, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से अगर तुम देखोगे दोनों में से किसी के भी बराबर रख दो, दोनों 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा कि 1/2
बराबर नहीं है 5/k के की गुणा इधर 2 पंजे 10, तो यानी कि k बराबर नहीं होगा 10 के। अब यहां पर तो आंसर आया है कि k बराबर नहीं है 10 के। उसने पूछा था k के किस मान के लिए आपका समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहां पर हमारा k होता है वास्तविक संख्या। k क्या होती है? k होती है वास्तविक संख्या। तो भैया k बराबर 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। k बराबर 10 नहीं होना चाहिए, बाकी सब के लिए आपका समीकरण निकाय का k बराबर 10 के अलावा बाकी सब के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। बस k बराबर क्या नहीं होना चाहिए? k बराबर 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 के अलावा सभी वास्तविक संख्या के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का, इन्होंने इस बार खेल लिया तुम्हारे साथ, का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या लिखेंगे, क्या लिख के आएंगे कि k बराबर 10 और 10 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अबे k बराबर नहीं आ रहा है 10 के, ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, k बराबर नहीं आ रहा है 10 के, तो यानी कि k बराबर 10 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या ले लो, आपका उसके लिए समीकरण निकाय का क्या कोई हल नहीं होगा। सीधी सी बात है। चलो जी, और बताओ, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या कह रहा है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। फिर से वही बात आ गई, ठीक है। तो देखो भैया सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा कितना k, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, a1/a2, तो k/12 बराबर कोई हल नहीं की बात कर रहा है, b1/b2, तो 3/b2 का मान है k, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, तो k इधर आएगा तो -k हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला k भी इधर आएगा तो -k हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितना होगा, हमें बताना है k का मान क्या होना चाहिए। k का मान पूछ रहा है ना वो, तो k का मान इन दोनों से निकाला जा सकता है। तो k ये कितना हो जाएगा, इन दोनों की आपस में तुलना कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, k/12 बराबर 3/k। k की गुणा इसमें करेंगे तो k² बराबर आ गया किसके, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36। तो k का मान यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 36, जिसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा +-6। तो k का मान होगा तुम्हारा +-6। k बराबर +-6 के लिए आपका समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। k बराबर +-6 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ, किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। समीकरण 1 से a1 की तुलना देखेंगे तो क्या आएगा 4, a2 की तुलना 2, ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तो p/2, ठीक है। 2 की गुणा इधर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 4 गुणा 2/2 बराबर नहीं होना चाहिए p के, तो यानी कि 2 से 2 कट गया, तो p का मान कितना, p का मान सॉरी 2 नहीं, p का मान 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p का मान 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे मानों के लिए p का मान क्या आया है कि 4 नहीं होना चाहिए, तो p का मान 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। 4 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, या मैं डायरेक्ट यहां पर बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सभी वास्तविक संख्या, तुम समझ जाना, ठीक है। 4 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या जो हैं उनके लिए आपका समीकरण युग्म का क्या एक अद्वितीय हल होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको ये, जल्दी से बोलो भाई, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि
लैम्डा एक्स प्लस 3y बराबर -7, 2x प्लस 6y बराबर 14 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए लैम्डा का मान 1 होना चाहिए, क्या यह कथन सत्य है? कारण दीजिए। तो देखो, अगर तुम यहां पर लैम्डा का मान 1 रखते हो, लैम्डा बराबर 1 रखने पर, तो देखो भाई, सबसे पहले तुलना ही कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 चाहिए। पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y, और -7 को उठाकर इधर लाओगे तो +7 हो जाएगा, c1 बराबर 0। दूसरे की तुलना ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अपरिमित रूप से अनेक हल करने हैं, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 करना है, यानी कि लैम्डा बटे 2 बराबर 3 बटे 6 बराबर कितना? -7 इधर आकर हो जाएगा +7, और प्लस का 14 इधर आकर हो जाएगा -14। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा, हाँ जी, तो लैम्डा बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर -1/2 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या एक मान होना चाहिए, क्या यह कथन सत्य है? अगर तुम इस पर लैम्डा बराबर 1 रखते हो तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर -1/2। क्या ये कथन सत्य आ रहा है? क्या ये कथन सत्य आ रहा है? बताओ। तुम्हारा लैम्डा का मान कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि c1 बटे c2 का मान दोनों से अलग आ रहा है। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान तो फिर भी सेम आ रहा है, आपका c1 बटे c2 का मान अलग आ रहा है। तो भैया लैम्डा का मान 1 होने से आपका अपरिमित रूप के अनेक हल नहीं होंगे। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 1 होना चाहिए, क्या यह कथन सत्य है? नहीं, नहीं सत्य है भैया, क्योंकि काम ही नहीं बन रहा हमारा, नहीं सत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। कारण आप देख सकते हो कि आपका लैम्डा बराबर 1 रखने पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर नहीं बन रहे हैं, इसीलिए आपका लैम्डा बराबर 1 होने पर अपरिमित रूप से एक अनेक हल होंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यह कथन सत्य नहीं है। कारण दोबारा बता देता हूं, क्योंकि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर नहीं हो रहे हैं लैम्डा बराबर 1 रखने पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पी और क्यू के किन मानों के लिए समीकरण युग्म इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? तो देखो भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। a1 बटे a2, a2 का मान, a1 का मान है 4, a2 का मान है, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक ये पूरा का पूरा है 2p प्लस 7q बराबर b1 बटे b2, b1 का मान है 5 बटे b2 का मान कितना है? आपका y का गुणांक p प्लस 8q और बराबर c1 बटे c2। तो c1 कितना है? प्लस का 2 इधर आकर -2 हो जाएगा बटे c2, ये आपका 2q माइनस पी प्लस 1 इधर आकर माइनस के 2q माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब भैया देखो यहां से आपको बनानी पड़ेंगी समीकरण, माइनस से माइनस कट गया, आप इन दोनों की तुलना करके एक समीकरण बना लो और इन दोनों की तुलना करके एक समीकरण बना लो। सबसे पहले क्या बनेगा? इन दोनों की तुलना करो, p की गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4 के गुणा 8q में करेंगे तो 8 चौक 32q बराबर 2p की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनी 10p प्लस 7 पंजे 35q। उठाकर इधर ले आओ इन्हें, तो अपने पास कितना होगा? या इसे उठाकर इधर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा 10p प्लस 35q माइनस 4p माइनस 32q बराबर 0। तो समीकरण बनेगी 10p माइनस 4p हो गया 6p, और 35q माइनस 32q हो जाएगा माइनस के कितना? 35q माइनस 32q कितना हो जाएगा? आपका 3q। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे, 2p प्लस 3, 2p प्लस q बराबर आ गया 0 के, तो यहां से हमारी समीकरण बन गई 2p प्लस q बराबर 0 के, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी इन दोनों की तुलना कर दो, तो देखो 2q माइनस पी प्लस 1 की गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10q माइनस 5p प्लस 5 एकम 5 बराबर p प्लस 8q की गुणा 2 में करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p प्लस 8 दूनी 16q। ठीक है, इन सबको उठाकर इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p प्लस 16q। ठीक है,
प्लस के 10 क्यू इधर आकर हो गया माइनस के 10 क्यू, ठीक, माइनस के 5 पी इधर आकर हो गया प्लस के 5 पी, और प्लस 5 इधर आकर हो गया माइनस 5 बराबर 0। तो समीकरण बनेगी 2p प्लस 5p हो गया 7p, 16 क्यू माइनस 10 क्यू हो गया माइनस के 6 क्यू, और माइनस 5 या इसे इधर ले आते हैं उठाकर तो ये हो जाएगा प्लस 5। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। 2p प्लस 5p हो गया 7p, 16 क्यू माइनस 10 क्यू हो गया माइनस के 6 क्यू, और माइनस का 5 उधर जाकर हो गया प्लस का 5। समीकरण 2 बन गई। अब क्या करो, दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लो। दोनों समीकरण प्रतिस्थापन विधि से आराम से हल हो जाएंगी। समीकरण 1 से मैं q का मान निकाल लेता हूं, किसके रूप में, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया क्या? अरे हाँ भाई, भावनाओं में इतनी जल्दी बह गए। मैं वही कहूं, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा अति लघु में तो आएगा नहीं, जिसमें तुम्हारे गुणांकों की तुलना भी लग गई, गुणांकों की तुलना स्टार्टिंग में लग गई, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हल भी हो रहा है। मैं कह यार, इतना बड़ा क्वेश्चन तो अति लघु में आएगा ही नहीं। क्वेश्चन हल करते करते क्या पता ही नहीं चला कब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पे पहुंच गए। चलो बहुत ही बढ़िया। ये तो 21वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पता है, और अभी 1 घंटा पूरा हुआ है। 1 घंटा पूरा होने में भी 5 मिनट है। सही स्पीड चल रही है भाई आज अपनी। चलो तो देखो, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो अपने पास आ गया 2p प्लस क्यू बराबर 0, ठीक है। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे इसे। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा, क्योंकि यहां से देखो बड़े आराम से q का मान मिल जाएगा मुझे माइनस के 2p, 2p प्लस क्यू बराबर है 0 के, तो q का मान मिल गया माइनस के 2p। अब इस p के मान को उठाकर, इस q के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में q का मान रखने पर क्या आएगा भाई? समीकरण 2 में जब आप q का मान उठाकर रखोगे तो समीकरण 2 है 7p माइनस 6q बराबर 5। तो 7p माइनस 6q, q का मान है आपका माइनस के 2p बराबर 5। तो ये हो जाएगा 7p माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, 12p बराबर 5, ठीक है। तो अपने पास कितना हो गया, 12 और 7 19p बराबर 5 के। तो p का मान आ गया 5/19। अब इस p के मान को उठाकर तुम समीकरण 1 में रख दो। p के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p का मान समीकरण 1 में कितना आएगा भाई? हमारा p का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो p का मान उठाकर समीकरण 1 में रखोगे तो ये है हमारा 2p प्लस क्यू बराबर 0। तो 2 गुणा p का मान है 5/19 प्लस क्यू बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर जाकर माइनस का हो गया तो क्यू बराबर आ गया माइनस के 10/19। तो p का मान है कितना, 5/19, और q का मान है माइनस के 10/19। और इसके साथ हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि कहीं पे एरर ना हो, ठीक है। तो देखो भाई, हमने पहले क्या करा, हमने a1/a2 4/2p माइनस प्लस 7q 5/p प्लस 8q और माइनस के 2/-2q माइनस p प्लस 1 ले लिया, ठीक है। चलो इन दोनों की तुलना करी, इन दोनों की आपस में तुलना करी, दो समीकरण बना ली। सबसे पहले p प्लस 8q की गुणा 4 में करेंगे तो 4p प्लस 8 चौक 32q, 2p प्लस 7q की गुणा 5 में करी तो 5 दूनी 10p प्लस 7 पंजे 35q। इन दोनों को उठाकर इधर ले गए तो 10p प्लस 35q माइनस 4p माइनस 32q बराबर आ गया 0 के। 10p माइनस 4p हो गया 6p, 35q माइनस 32q हो गया हमारा किसके, प्लस के 3q। यहां से दोनों में से 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2p प्लस q बराबर 0, यानी कि समीकरण बन गई 2p प्लस q बराबर 0, ठीक है। इधर इन दोनों की तुलना करी तो सबसे पहले 2q माइनस p प्लस 1 की गुणा 5 में करेंगे तो ये हो गया 2 पंजे 10q, ठीक है। 5 एकम 5 माइनस के 5p और प्लस 5, फिर p प्लस 8q की गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 8 दूनी 16q, ठीक है। इन दोनों, इन सबको उठाकर उधर ले गए तो 2p प्लस 16q माइनस प्लस के 10q माइनस के 10q हो गया, माइनस के 5p प्लस के 5p हो गया, प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया। चलो 2p प्लस 5p हो गया 7p, ठीक है। 16q माइनस 10q हो गया माइनस के 6q। 1 मिनट, कर दी गलती, मुझे वही लग रहा था कि कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं मैं।
मुझे लग रहा था मैं कहां गलती कर रहा हूं और मुझे अभी अभी दिखा। 16q माइनस 10q, अरे माइनस के 6q थोड़ी होगा। 16q माइनस 10q करोगे प्लस के 6q होगा भाई, ये प्लस के 6q होगा। -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 7p प्लस 6q बराबर 5 होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से तुमने जो मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। जब तुम इस मान को समीकरण 2 में रखोगे तो 16q माइनस 10q होगा प्लस के 6q, तो ये तुम्हारा प्लस के 6q आएगा, यानी कि ये तुम्हारा होगा 7p माइनस कितना, 6 दूनी 12p बराबर 5 के। ठीक है, तो 7p माइनस 12p कितना होगा, माइनस के 5p बराबर 5 के। 5 से 5 कट गया तो p का मान निकल कर आ गया -1। p का मान -1 आ रहा है, q का मान क्या हो जाएगा, p का मान -1 आ रहा है, तो p का मान उठाकर समीकरण नंबर तुम रखोगे किसमें, अपना 1 में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2p प्लस q बराबर 0। तो यानी कि 2 गुणा p का मान है -1 प्लस q बराबर 0, तो ये होगा -2 प्लस q बराबर 0, यानी कि q बराबर आ गया 2 के। हाँ जी, तो जो गड़बड़ थी एक बार, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन जब भी आप करो एग्जाम में तो एक बार क्वेश्चन को रीचेक जरूर कर लेना चाहिए, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में होता है ये, कि तुम गलती करते हो। तो हमेशा जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो उसे एक बार एग्जाम में रीचेक जरूर कर लेना। जैसे यहां पर मुझसे गलती हो गई कि 16q माइनस 10q मैंने जल्दी जल्दी में माइनस के 6q लिख दिया, जबकि 16q माइनस 10q प्लस के 6q होगा बराबर 5 के। ठीक है, अब उसके बाद हमने पूरी समीकरण को हल कर लिया, हमारे पास मान निकल के आ गया, कोई दिक्कत थी नहीं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है और फिर वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले यह सिद्ध कर रहा है कि एक अद्वितीय हल रखता है। तो अद्वितीय हल, सबसे पहले a1 बटे a2 का मान निकालो। तो देखो दोनों समीकरण, पहली समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 7 को उठाकर इधर ले आएंगे -7 बराबर 0। इसकी तुलना कर दो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से। मैं क्यों करवा रहा हूं इस बार, मैं इसे पूरा पूरा क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि वज्र गुणन विधि में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो x का गुणांक है a1, तो a1 बराबर आ गया 2, y का गुणांक है b1, तो b1 का मान आ गया 3, और अचर पद है c1, तो इसका मान आ गया -7। ठीक है, ऐसे ही दूसरी समीकरण है 6x प्लस 5y प्लस का 11 इधर आकर हो जाएगा -11 बराबर 0। इसकी तुलना करो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हमारे पास a2 का मान आ गया 6, b2 का मान आ गया आपके पास 5 और c2 का मान आ गया -11। ठीक है, तो सबसे पहले a1 बटे a2, b1 बटे b2 की तुलना कर लो, क्योंकि ये बताना है कि वज्र गुणन ये अद्वितीय हल रखता है या नहीं रखता। तो a1 बटे a2 कितना होगा, 2 बटे 6 यानी कि 1/3। चलो बहुत बढ़िया। b1 बटे b2, b1 का मान है 3, b2 का मान है 5, तो 3/5। तो आप देख सकते हो क्या, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2 के, इसका मतलब साफ है, अतः क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब देखो भैया, बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम फंस जाते हो, जैसे कि ये 2020 के बोर्ड के पेपर में आया था, तो यहां पर बच्चों को फंसा दिया गया। कैसे फंसा दिया गया, कि उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि भैया वज्र गुणन विधि से ही हल करना है। अब तुम्हें वज्र गुणन विधि आती है या नहीं आती है, अगर आती है तो तुम्हारे भैया 4 नंबर पक्के, और अगर नहीं आती है तो बच गई बैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनने तो बोल दिया कि भैया वज्र गुणन विधि से करना है, नहीं करोगे तो वो तो नंबर देने से रहा मास्टर। कोई अगर बैठ गया ऐसे हल्के, मतलब ऐसा कि चलो बच्चों को दे देते हैं, मासूम बालक हैं, तुम पे आ गया तरस, तो उनने तुम्हें दे दिया प्रतिस्थापन विधि पे एक आधा नंबर, तो बात और है। लेकिन भैया वज्र गुणन विधि बोला है तो वज्र गुणन से ही करना पड़ेगा। अब वज्र गुणन विधि से कैसे करते हैं, तरीका याद दिला देता हूं एक बार। सबसे पहले लिखते हैं x, y और 1। जिन्हें फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है वो ये मेथड समझ लो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आता है b1 b2, ठीक है, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर से b1 b2। तो जो जो मान तुमने निकाले हैं a1 b1 c1 के, वो रखो यहां पर, देखो क्या होगा।
तो देखो भाई, a1 का मान है, b1 का मान है 3। तुम ये b1 b2 हटा सकते हो, मैं केवल समझाने के लिए लिखा था 3। b2 का मान है कितना, 5। c1 का मान कितना है, c1 का मान है तुम्हारा -7, c2 का मान है -11, -7 -11। a1 का मान कितना है भाई, a1 का मान है तुम्हारा 2, a2 का मान है 6, 2 और 6, और b1 b2 का मान है 3 और 5। तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हमारा x। x के बटे में क्या आएगा, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें। तो 3 की गुणा -11 में करेंगे, b1 गुणा c2, 3 की गुणा -11 में करेंगे तो कितना आएगा, -33, माइनस 5 की गुणा -7 में करेंगे तो ये आ गया -35, बराबर। अब आएगा y बटे में, क्या आएगा y के बटे में, c1 की गुणा a2 में, -7 की गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 42, वो भी माइनस के, माइनस 11 की गुणा -11 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 11 की गुणा 2 में करेंगे 11 दूनी 22, तो माइनस के 22, बराबर। क्या आएगा, अपने पास a1 की गुणा b2 में करेंगे, यानी कि 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10, और 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 18। तो 1 बटे में 2 की गुणा 3 में करी तो 2 की गुणा 5 में करी तो 10, माइनस 6 की गुणा 3 में करी तो 18, 36 18। ठीक है, अब इसे पूरे को सॉल्व कर लो, बस किस्सा खत्म। देखो x का मान निकालना है तो इन दोनों की तुलना कर दो, y का मान निकालना है तो इन दोनों की। तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तो x बटे में -33 माइनस माइनस +33 बराबर हो गया किसके, आपका 1 बटे में 10 माइनस 18, 10 माइनस 18 माइनस के 8। तो यहां से आएगा 35 माइनस 33 हो गया माइनस कितना 2, x बटे 2 बराबर आ गया 1 बटे माइनस के 8 के, 2 इधर चला जाएगा तो x का मान कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है आपका 2 बटे -2/8, यानी कि माइनस के 1/4। ठीक है, और y का मान निकालने के लिए इन दोनों की तुलना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, y बटे -42 + 22, -42 + 22 बराबर किसके आ गया, आपका 1 बटे -8 के। ठीक है, तो -42 + 22 कितना हो जाएगा, माइनस के 20, -20 इधर चला जाएगा तो y का मान आ गया हमारा माइनस बटे -8, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटेंगे तो ये हो गया y का मान कितना, y बराबर हो गया 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो y का मान आ गया 5/2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x का मान कितना, x का मान 1/4 माइनस के, और y का मान 5/2। ठीक है, तुम्हें चेक करना है क्या ये सही है या नहीं है, तो एक बार रख कर देख लो। तो 2 गुणा 1/4 वो भी माइनस के, ठीक है, प्लस 3 गुणा कितना 5/2, तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, तो 1/2 माइनस के प्लस 15/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 15 कितना हो गया, 14/2, 7 हो जाएगा। पहली समीकरण संतुष्ट, दूसरी वाली के लिए भी चेक कर लो हाथों हाथी। ठीक है, कितना 6 गुणा -1/2 तो कितना होगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 गुणा 5/2 यानी कि 25/2, सॉरी 6 गुणा x का मान है -1/4, तो ये होगा 6 गुणा 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, बराबर 11 के। एलसीएम लोगे 2 आ गया, 25 - 11 कितना हो जाएगा, 25 - 3 हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रही है, यानी कि हमारा समीकरण का हल भी ये बिल्कुल सही हमने निकाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। वज्र गुणन विधि आई होप तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है निम्न आयत में x और y का मान ज्ञात करो।
तो दोनों आयत आयत दे रखा है, तुम्हें पता है आयत की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, दो समीकरणें तैयार हो जाएंगी। x प्लस 3y बराबर 13, पहली समीकरण, ठीक है। दूसरी 3x प्लस y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। दोनों में से दोनों समीकरणें तैयार है, दोनों समीकरणों को चाहे विलोपन से हल कर लो चाहे वज्रगुणन से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसे हल कर लेता हूं, आपका प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, तो मैं प्रतिस्थापन से ही हल करता हूं। मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल लूंगा। समीकरण 1 से x का मान बड़े आराम से निकल रहा है, क्या हो जाएगा, x बराबर x प्लस 3y बराबर होगा 13 के। ठीक है, हल करो, 3y को उठाकर इधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y के। x का मान आ गया, इस x के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो, यानी कि प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर कितना आएगा भाई हमारे पास, x का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में उठाकर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा x, यानी कि 13 माइनस 3y प्लस y बराबर 7। तो हल करेंगे, 13 तिया 39 माइनस 3 की गुणा 3y में करेंगे तो 9y प्लस y बराबर 7। तो 39 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 9y माइनस 9y प्लस y माइनस के 8y और 7 माइनस 39, तो कितना हो गया, माइनस 8y, 7 माइनस 39 हो जाएगा माइनस के 32। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, y का मान आ गया 4। ये लो भाई, y का मान आ गया 4 सीधा। ठीक है, अब इस y के मान 4 को उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। मैं उठाकर इसे रख रहा हूं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, तो रखेंगे y का मान उठाकर समीकरण 1 में, अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 13। तो x प्लस 3 गुणा y का मान है 4 बराबर 13 के, तो x प्लस 3 चौक 12 बराबर 13, 12 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस 12 कितना हो गया, 1। तो आपका y का मान 4 और x का मान होगा 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत अभी तक के क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। यहां तक के किसी क्वेश्चन में किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। क्लियर है सबको, जल्दी से बोलो भाई, क्लियर है सबको। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपको बोला है इसकी मान लो लंबाई जो है, माना लंबाई बराबर है x के और चौड़ाई बराबर है y के। ठीक है, आयताकार बाग है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि आपका लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई x चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर y प्लस 4, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, आपका परिमाप का आधा, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, उसका आधा कर दो अर्ध परिमाप। ठीक है, बराबर हो गया 36 के, तो इससे ये कट गया, x प्लस वाई बराबर आ गया 36 के। ये लो भाई, समीकरण नंबर बन गई 2। ठीक है, दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लो, और ये तो प्रतिस्थापन विधि से बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में ऑलरेडी x का मान y के रूप में निकाल रखा है, तो बस डायरेक्टली मान क्या कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, सिंपल। तो मान रखोगे उठाकर कितना आ जाएगा तुम्हारा, मान रखोगे समीकरण 2 में उठाकर तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। तो प्लस 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, y प्लस y कितना हो गया 2y। तो 2y बराबर हो गया 36 माइनस 4 यानी कि 2y बराबर हो गया 32 के। तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, y का मान आ गया 16। y का मान 16 आ गया, इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो आपके पास x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 4 यानी कि x बराबर 16 प्लस 4। तो x का मान आ गया आपका कितना 20 मीटर। तो लंबाई हो गई 20 मीटर, चौड़ाई हो गई 16 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, आसान सा, आराम से हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी से बताओ। क्लियर है सबको? चलो भाई अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है, और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दो अंकों की संख्या को जब हम तोड़ के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। मान लो 24 है, ठीक है, तो 24 को अगर तुम तोड़ के लिखोगे तो 24 को इस तरीके से लिखा जाएगा 2 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1, यानी कि 2 गुणा 10 प्लस 4। मतलब कि जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 से गुणा होगी और जो दहाई का अंक होता है उसमें 2 से गुणा होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया, क्यों, क्योंकि जब तुम अंकों का स्थान बदलोगे तो क्या होगा। जैसे अभी तुम्हारी संख्या है 24, तुमने अंकों का स्थान बदला तो संख्या क्या हो जाएगी 42, ठीक है। तो यानी कि अब जब तुम इसे तोड़ोगे तो ये बनेगा 4 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1। तो इकाई के स्थान पर 1 से गुणा और दहाई के स्थान वाली संख्या पर 2 से गुणा, इस चीज का ध्यान रखना। चलो तो अब जरा शुरुआत करते हैं पूरे क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान से देखते हुए चलना। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है। तो माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है y है, ठीक है। तो अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी भाई, मैंने समझाया था तुम्हें अभी। संख्या कैसे लिखेंगे, दहाई के अंक में 10 से गुणा होगी तो यानी कि 10y, और इकाई के अंक में x 1 से गुणा होगी यानी कि x। तो 10y प्लस x आपकी संख्या हो गई पहली सिचुएशन में। और क्या बोला है कि अंकों का योग 12 है प्रश्नानुसार। तो जो दो अंक है हमारे, इकाई का अंक और दहाई का अंक, उनका योग जो है वो 12 है। तो यानी कि x और y, इकाई और दहाई के अंकों का योग 12 है। पहली समीकरण तो यहां से बन गई। दूसरी समीकरण कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों का स्थान बदलोगे, अंकों का स्थान बदलने पर क्या होगा भाई, अंकों का स्थान जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास अभी इकाई का अंक x था, अंकों का स्थान बदला तो इकाई का अंक y हो गया, इकाई का अंक ये हो गया तुम्हारा y, और दहाई का अंक x हो गया, का अंक कितना हो गया x हो गया, क्योंकि अंकों का स्थान बदल दिया तुमने। तो अब जो संख्या होगी वो क्या होगी, अब तुम्हारी संख्या बनेगी दहाई के अंक में 10 से गुणा तो 10x, और इकाई के अंक में 1 से गुणा तो 10x प्लस y, ठीक है। और अब इसने क्या बोला है कि अंकों का स्थान बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो पुरानी वाली संख्या से 18 अधिक है,
ठीक है, तो ये जो नई वाली संख्या है तुम्हारी, ये वाली, ये इस वाली संख्या से 18 अधिक है। तो यानी कि प्रश्नानुसार, फिर से वही केस, प्रश्नानुसार नई वाली संख्या यानी कि 10x प्लस वाई जो है, ये पुरानी वाली संख्या बोले तो 10y प्लस एक्स से कितना, 18 अधिक है। ठीक है, इन दोनों को उठाकर इधर लिया तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर आ गया 18 के। तो ये हो जाएगा कितना आपका 10x माइनस एक्स 9x और y माइनस 10y माइनस के 9y बराबर आ गया 18 के। 9 से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 18 के। 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 2 के। समीकरण नंबर 2 बन गई। ये लो भाई, ये रही समीकरण 1, ये रही समीकरण नंबर 2। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2, क्योंकि यहां पर ये विलोपन विधि से आराम से हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर गुणांक बराबर है y के, x के भी बराबर है वैसे तो, लेकिन मैं y के गुणांक देख रहा हूं क्योंकि उनका चिन्ह अलग अलग है, तो डायरेक्टली इन्हें जोड़कर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2। दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे, x प्लस एक्स हो गया 2x, y माइनस वाई हो गया 0 और 2 ये हो गया 2 और 12 14। 2 से काटेंगे, x का मान आ गया 7। तो पहली संख्या आ गई 7, मतलब पहला अंक आ गया 7। दूसरा अंक क्या होगा? y का मान उठाकर कहां पर रख दो? x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 12 यानी कि 7 प्लस वाई बराबर किसके? 12 के। 7 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, y 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। y का मान आ गया 5। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? संख्या क्या हो जाएगी भाई? संख्या थी हमारे पहले वाले केस की संख्या जो थी वो क्या थी? वो थी आपकी 10y प्लस एक्स, यही थी ना, 10y प्लस एक्स। तो ये हो गई आपकी 10 गुणा y का मान है 5 प्लस x का मान है 7। तो ये आ गया आपके पास 50 प्लस 7 यानी कि 57। तो इसके अंकों का योग 12 है। ठीक है, और अगर तुम इसे पलट दोगे तो ये बनता है 75, और 75 आपका 57 से 18 अधिक है। तो यानी कि ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? बहुत ही बढ़िया, आ जाओ भाई। कार्यक्रम को अब थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, तो यहां तक हम हमारे 25 क्वेश्चन जो है वो खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो आगे के क्वेश्चन है वो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं समीकरण बना के दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तुम्हें भी कुछ करना है खुद से। तो मैं सॉल्व कराकर समीकरण बनाकर देता रहूंगा और तुम्हें वो खुद से सॉल्व करने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? 3/A1/A2 यानी कि 3/2k-1 बराबर y का गुणांक है 1 बटे यहां पर y का गुणांक है k-1 बराबर प्लस a की तरह कर हो जाएगा -1 बटे में 2k प्लस a की तरह कर हो जाएगा -k ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस a। सिंपल। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, अपने पास क्या होगा? इन दोनों की आपस में तुलना करो। सबसे पहले ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 की इसमें गुणा करेंगे तो 3k-3 बराबर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 2k-1। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ तो 3k-2k बराबर आ गया हमारा किसके? -3 इधर जाकर +3 हो गया, +3 -1k। तो 3k-2k बराबर आ गया 2k। अरे ये तो बच्चों वाला सवाल था, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कैसे आ गया भाई? और वो भी ये तो मैंने मॉडल पेपर से उठाया है। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो कितना आएगा? 2k+1 और 2k। अच्छा, ओ उसने बोला है कोई हल नहीं होगा के किस मान के लिए, तो यहां पर तो बराबर का चिन्ह नहीं आना चाहिए, है ना? नहीं बराबर का चिन्ह आएगा, तो यहां से भी मान तो तब भी हमारे पास यही निकल के आएगा
केस तो तब भी यही बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन भाई दीर्घ उत्तरीय में दे रखा था तो मैं तो वहीं से लेकर आया था। आया हुआ है, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, इजी क्वेश्चन आया हुआ है, आसान पेपर आया होगा 2020 का, ये वाला सेट आसान होगा तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, वरना दीर्घ इसमें से तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बढ़िया बनते हैं। देखो ये बना बढ़िया क्वेश्चन, ये आया एकदम निकल के 2019 का बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात करो। तो माना भिन्न के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अंश और हर निकालने पड़ेंगे। माना अंश बराबर है x के और हर बराबर है y के, तो भिन्न क्या हो जाएगी भाई, भिन्न हो जाएगी तुम्हारा अंश बटे हर यानी कि x बटे y। तो आपको भिन्न निकालने के लिए x और y का मान निकालना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार तुम्हें क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार सबसे पहले बोला उसने कि अगर ये भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है अगर अंश में से 1 घटा दें। तो अंश में से अगर तुम 1 घटाओगे, x माइनस 1 कर दिया तुमने, तो ये जो भिन्न है ये तुम्हारी हो जाती है 1/3। तो यहां से पहली समीकरण तैयार होगी, 3 की गुणा इधर करेंगे 3x माइनस 3, और y की गुणा इधर करेंगे तो ये हो गया y माइनस का y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 पहली समीकरण हो गई। दूसरी में बोल रहा है कि अगर हर में 8 जोड़ दो तो 1/4 हो जाती है। तो हर में अगर तुम 8 जोड़ दोगे तो x बटे हर में तुमने 8 जोड़ दिया तो ये 1/4 हो गई, यही है ना। यह और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ दिया जाए। हाँ तो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, उठाकर इधर ले आओ तो 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में तुम चाहे प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे विलोपन से हल करो, चाहे वज्र गुणन से हल करो, और चाहे ग्राफीय विधि से हल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने समीकरण बनाकर दे दिए आपस में। ठीक है, इन्हें ग्राफीय विधि से तुम इन्हें नॉर्मल अपना क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से या विलोपन से हल कर लो, विलोपन से हो जाएंगी आराम से। क्यों, क्योंकि इनके जो y का गुणांक है वो बराबर है, यहां पर भी माइनस के y है और यहां पर भी माइनस के y है, तो आराम से हल हो जाएगी। मैं ही कर देता हूं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह समान है, दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को आपस में घटा दो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 3y माइनस 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, या फिर इस -3 को उठाकर कहां ले जाओ, इस -3 को उठाकर इधर ले जाओ तो बराबर 3। ठीक है, ये है 4x माइनस वाई और -8 को उठाकर इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, दोनों को आपस में से घटाना है तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, 3x माइनस 4x हो गया -x, y माइनस वाई वाई सॉरी माइनस वाई प्लस वाई 0, और 3 माइनस 8 हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया 5। ये x का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। ठीक है, तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो 4 पंजे 20 माइनस 8 कितना हो गया, 20 माइनस 8 हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के सॉरी 20 माइनस 8 हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और 20 माइनस 8 हो गया हमारा प्लस के 12 बराबर 0। ठीक है, 12 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर आ गया -12 के, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान आ गया 12। ये लो भैया, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी भिन्न हो जाएगी, भिन्न कितनी हो जाएगी, आंसर ये नहीं होगा, उसने हमसे भिन्न पूछा था, उसने हमसे एक्स और वाई का मान थोड़ी पूछा था, उसने हमसे भिन्न पूछी थी। तो भिन्न हो जाएगी आपकी x बटे वाई, यानी कि आपका 5/12। तो देखो तुम खुद चेक करो क्या तुम्हारा ये सही है। उसने बोला था कि अगर अंश में से 1 घटा दो तो ये 1/3 हो जाती है। तो अंश में से अगर तुम 1 घटाओगे, 5 माइनस 1 4 होगा, 4/12 1/3 बिल्कुल सही है। और अगर हर में 8 जोड़ दो तो ये 1/4 हो जाती है। हर में 8 जोड़ोगे 12 + 8 20, 5/20 कितना होगा, 1/4। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल गया। इस तरीके से तुम चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो जी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया है, राजमार्ग वाला। ये दोनों यहां पर तुम्हें समीकरणें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें ये बोलता है क्या कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, ए और बी, ये इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि यह कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, और अगर यदि वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, सबसे पहले आपकी पहली कार उसने ए से चलना शुरू किया। ठीक है, दूसरी कार उसने बी से चलना शुरू किया। दोनों की दोनों समान चालों से चल रही हैं। ठीक है, सेम चीज बोली गई है कि दोनों की दोनों समान चाल से चलती हैं। ठीक है, और आपका एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो पहले ये कब मिलती है? जब ये दोनों एक दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे पश्चात। तो मान लो इन्होंने जो दूरी तय करी, मान लो ये बी जो था ये 5 घंटे पश्चात यहां आकर मिले। लगभग ये यहां आकर मिले। 5 घंटे पश्चात ये लोग यहां आकर मिले। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर पहली समीकरण बनाने के लिए, ठीक है, तो पहली समीकरण क्या होगी भैया? आपका ए के द्वारा चली गई दूरी, ये मान लो ये पूरा सी है, ये सी बिंदु पर आकर मिले पहले वाले केस में। पहले वाले केस में ये सी बिंदु पर आकर मिले दोनों। ठीक है, 5 घंटे पश्चात। तो आपकी अगर ये सी पर आकर मिले हैं दोनों, तो आपकी जो ए सी, ए के द्वारा चली गई दूरी, मतलब पहली गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? ए से चलना शुरू किया उसने, वो सी तक पहुंची, तो ये होगी ए सी। दूसरी गाड़ी की दूरी कितनी होगी भाई? दूसरी गाड़ी ने बी से चलना शुरू किया और वो सी तक पहुंचा, तो ये होगी बी सी। तो अगर मैं एसी में से बीसी को घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? एसी माइनस बीसी अगर मैं कर दूं तो ये आएगा 100 किलोमीटर। एसी माइनस बीसी कितना होगा? ए बी होगा 100 किलोमीटर। तो पहली समीकरण तो ये बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है, यानी कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? तुम्हें निकालनी पड़ेगी ए के द्वारा चली गई कुल दूरी और बी के द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक है, क्या बोला है? एक राजमार्ग पर दो स्थानों पर ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से, ओके ओके ओके, इन्होंने बोल दिया भाई भिन्न भिन्न चालों से चलना शुरू करती हैं। और क्या बोला है? दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो पहली कार की चाल x मान लो, क्योंकि चाल ही ज्ञात करनी है ना। तो पहली कार की चाल, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। बराबर मान लो x किलोमीटर पर आर, और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो तुम जानते हो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो देखो भैया, आपका पहली गाड़ी ने एसी दूरी कितने समय में पूरी करी थी? एसी दूरी इन भाई साहब ने 5 घंटे में, 5 घंटे में मिले थे ना ये दोनों। और दूसरी गाड़ी ने भी बीसी दूरी 5 घंटे में तय करी थी। तो अगर तुम्हें एसी निकालना है तो एसी कितना हो जाएगा? 5 घंटे में तय की गई दूरी, पहली गाड़ी की चाल कितनी थी? x किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा चाल गुणा समय, यानी कि 5 गुणा x। ये हो गया एसी। ठीक है, और बीसी कितना हो जाएगा मेरे लाल? बीसी हो जाएगा तुम्हारा भैया, दूसरी गाड़ी ने भी 5 घंटे में दूरी तय करी है, लेकिन कितने में? आपका y किलोमीटर चाल में। तो 5y बराबर हो गया किसके? AC माइनस बीसी। AC माइनस बीसी कितना हो गया? 100 किलोमीटर। 5 को कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर 100
5 से भाग कर देंगे तो x का मान आ गया कितना, ये हो गया हमारा x माइनस वाई बराबर 5 दूनी 10 यानी कि 20 किलोमीटर, समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण। ठीक है, पहली कंडीशन से जब इन दोनों ने एक ही दिशा में चलना शुरू करा। अब इन दोनों ने क्या करा, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करा, यानी कि आपका दोनों गाड़ियों के बीच एक गाड़ी ए से चल रही है, दूसरी गाड़ी बी से चल रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों ने, अब ये दोनों 1 घंटे में इधर से भाई साहब इन्होंने चलना शुरू करा और इधर से दूसरी गाड़ी ने चलना शुरू करा। पहली गाड़ी की चाल है x, दूसरी गाड़ी की चाल है y। और अब ये दोनों मान लो आपकी आके मिलती हैं कहां पर, ये दोनों आपकी आके मिलती हैं बिंदु C पर। ठीक है, तो भैया A ने कितनी दूरी तय करी, AC, B ने कितनी दूरी तय करी, BC, और दोनों को अगर तुम देखोगे तो AC प्लस BC कितना होगा, 100 किलोमीटर। AC प्लस BC बराबर होगा 100 किलोमीटर के इस केस में। ठीक है, तो पहली गाड़ी ने AC दूरी तय करी कितने घंटे में भैया, विपरीत दिशा में जब ये चलते हैं तो 1 घंटे में मिल जाते हैं एक दूसरे को, 1 घंटे पश्चात मिलते हैं, लिखा हुआ है। तो भैया 1 घंटे में इसने x किलोमीटर चाल से कितनी दूरी तय करी होगी, दूरी होती है चाल गुणा समय यानी कि x गुणा 1, तो ये हो गया कितना, x गुणा 1 प्लस BC, दूसरी गाड़ी ने y किलोमीटर चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, y गुणा 1, चाल गुणा समय बराबर 100। तो समीकरण बन गई x प्लस वाई बराबर 100। ये लो भैया समीकरण नंबर 2 तैयार। दोनों समीकरणों में क्या है, y का गुणांक समान है और चिन्ह अलग अलग है, दोनों को उठाकर जोड़ दो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हो गया सवाल हल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x और माइनस वाई प्लस वाई 0 और 100 और 20 120, तो ये हो गया x का मान कितना, x बराबर आ गया 60 के। अब x का मान उठाकर रख देते हैं समीकरण नंबर किसमें, 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 60 प्लस वाई बराबर 100, 60 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर हो गया कितना, y बराबर आ गया हमारा 100 माइनस 60 यानी कि y का मान आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि B बिंदु से जो गाड़ी चली थी उसकी चाल थी 40 किलोमीटर पर आवर और A बिंदु से जो गाड़ी चली थी उसकी चाल थी 60 किलोमीटर पर आवर, और ऑब्वियसली होगी भी, तभी इस भाई साहब ने जल्दी इतनी दूरी तय कर ली थी। ठीक है, सीधी सी बात है, तभी इन भाई साहब ने जल्दी ये दूरी तय कर ली थी। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, आ जाओ भाई। तो अब देखो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तुम लोग 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सारे वैसे ही मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उपरोक्त समीकरण इतने तथा इतने का ग्राफ खींचकर हल कीजिए और इन्हें रेखाओं इन रेखाओं तथा y अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या करोगे तुम, एक एक हल, दो हल निकालोगे। सबसे पहले एक निकाल लो y बराबर 0 पर, तो तुम्हारा आ जाएगा 1/2। एक निकाल लो x बराबर 0 पर, तो तुम्हारा आ जाएगा y बराबर -1। ठीक है, इन दोनों को दर्शाकर एक रेखा बन गई। दूसरी इधर देखोगे तो पहला हल आएगा x बराबर 0 पर, y का मान कितना आ गया 13/2, y बराबर 0 पर x का मान आ गया 13। इन दोनों समीकरणों को मिलाते हुए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक और रेखा बनेगी। ठीक है, जो अब इन दोनों रेखाओं के बीच में और y अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा, तो उसके निर्देशांक तुम ग्राफ पेपर पे देखकर बड़े आराम से बता सकते हो। तो ये ग्राफ पे देखने वाली चीज है। ठीक है, तो तुम इसे ग्राफ से ही करना, ज्यादा सही होगा। ठीक है, बाकी अब अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो x संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई 2 है और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 34 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 34 के। ठीक है, तो क्या करोगे, एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में रखोगे और उसके बाद उसे हल करके मान निकाल लो। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण तुम्हें खुद से करनी है, दोनों क्वेश्चन तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। मेरी तरफ से आज की जो क्लास है वो यहीं पर खत्म हो गई है। ठीक है, और आई होप तुम लोगों का ये वाला हल नहीं होगा।
स्टूडेंट आपको 20 पेजेस का मैथ्स असाइनमेंट परसों जमा करना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और दूसरा जो तुम्हारा मैंने प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं, उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें भी, और यहां पर भी क्वेश्चन मैंने अच्छे ही कराए हैं, ठीक है। तो दोनों की प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, और ये पूरा सेशन तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस की तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म की। मैं मिलता हूं तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।